हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब में से मैक्सिमम बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी अबाउट कि दीदी केमिस्ट्री कैसे पढ़ें और कैसे उसमें मार्क्स स्कोर करें। आपने बायो बताया तो बायो तो हम फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ ले रहे हैं, बट केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ आ रहा, स्पेशली जब आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। और आखिरी में आपके पास दिक्कत आती है अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन है हमारे पास। क्या सोल्यूशन है? इस टाइम पे आपको फालतू का कंटेंट नहीं पढ़ना है। ऐसे लेक्चर्स देखने हैं जिसमें कि एनसीईआरटी के पूरे कंसेप्ट्स कवर हो, साथ में आपको ये भी बताया जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट इज द ट्रिक अबाउट इट, राइट। और कम से कम टाइम में आपका वो चैप्टर एग्जाम के लेवल तक प्रिपेयर्ड हो जाए। इसके लिए हमने ऑलरेडी ऑर्गेनिक की सीरीज बना रखी है जो कि चैनल पे अवेलेबल है। लास्ट ईयर जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से मैक्सिमम का कहना था कि उन्होंने ऑर्गेनिक इधर ही से पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि पूरे यूट्यूब पे अगर मान लो अल्कोहल वाला चैप्टर है तो उसका कुछ नहीं तो लेक्चर 6 से 8 घंटे का है मिनिमम, और हमारे चैनल पे वो चीज 1 से 1 घंटे 30 मिनट का है। तो आपके लिए रिवाइज करना इजी है और उसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताई गई हैं। सेम सीरीज हमने इनऑर्गेनिक के लिए स्टार्ट की थी, जिसमें कि ऑलरेडी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक वी हैव डन। अब हम लोग बात कर रहे हैं डीएनएफ ब्लॉक के बारे में, राइट। इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो कि टेलीग्राम चैनल डॉक्टर तान्या सिंह के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डीएनएफ ब्लॉक। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड हैं आपके क्लास 11th की केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो मैं साथ साथ में बताती रहूंगी। ऑलराइट, अभी आते हैं। सबसे पहले डीएनएफ ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं डीएनएफ ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर्टिकुलरली क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में कि हमारा इस साइड होता है एस ब्लॉक जहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 आता है, बीच में पूरा पी ब्लॉक होता है, राइट। और जहां से हम डी ऑर्बिटल स्टार्ट करते हैं, जहां से डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट होती है, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच लाई बिटवीन द एस एंड द पी ब्लॉक इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। और इनको डी ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बेसिकली इनके डी ऑर्बिटल में एंटर करने लगता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज n-1। और डी में कितने, आपको सबको पता है कि डी ऑर्बिटल में हमारे पास 5 डिवीजन होते हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल में वी कैन ऑक्यूपाई एट मोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव द कॉन्फ़िगरेशन D1 to 10, राइट। और हमें ये पता है कि मान लीजिए आप फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हो या थर्ड पीरियड की बात कर रहे हो या थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है, जैसे मान लो मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ पीरियड का मतलब होता है कि n इक्वल्स टू 4, फोर्थ ऑर्बिट भरा जा रहा है। लेकिन लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि जब भी हम फोर्थ पीरियड या फोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो उसमें डी ऑर्बिटल हमेशा उसके एक माइनस करके होता है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन n-1। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि जैसे आप 1s लिखते हैं तो 1 में p होता नहीं है, राइट। 2 लिखते हैं, सेकंड ऑर्बिटल लिखते हैं तो क्या क्या लिखते हैं? 2s एंड 2p, 2 में d नहीं होता। फिर आप 3 पे लिखते हैं तो 3s 3p 3d। लेकिन आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि 3d के ऑर्बिटल की फिलिंग 4s के बाद होती है, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है तो पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर करते हैं फिर d में जाते हैं। इसीलिए जो डी ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिलेगा, हमेशा जिस ऑर्बिट की आप बात करेंगे डी वाला उससे एक पहले का होगा। All right, so that is something that is very very important and you need to pay attention on. Okay, इसके आगे आते हैं। ट्रांजिशन सीरीज में बात करते हैं तो वी हैव 4 सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3 से डी स्टार्ट होता है। क्यों 3 से स्टार्ट होता है? क्योंकि बेटा ऑर्बिटल की वैल्यू n-1 होती है। अगर आप 1-1 करेंगे तो कोई ऑर्बिटल बनता ही नहीं है, इसलिए s में सिर्फ एक ही आता है, 0। 0 का मतलब हुआ s, राइट। सेकंड में आप बात करेंगे 2-1, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? दैट इज 1। तो इसमें क्या क्या आता है? 0 एंड 1, दैट इज s एंड p, राइट। तो आपके सेकंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? s एंड p। थर्ड की आप बात करेंगे तो थर्ड 3-1 जब l की वैल्यू आती है क्वांटम नंबर की, तो इसमें कितने वैल्यूज आते हैं? 1 2 एंड 1 0 1 2। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? s p d। इसलिए फर्स्ट टाइम d ऑर्बिटल जो स्टार्ट होता है वो 3 थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3d सीरीज। कहां से कहां तक होता है? स्कैंडियम atomic number 21 to जिंक atomic number 30, that you should know। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से होती है, जिसको आप 4d सीरीज भी बोलते हैं, जिसमें फोर्थ डी ऑर्बिटल भरा जाता है, दैट इज फ्रॉम योर 39 to 48। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके इरेज करके दोबारा से वी कैन मेंशन इट इज 39
इट्स 39 to 48। ये छोटी सी चीज है जो आपको यहाँ पे हल्का सा मेंशन करना है, राइट। उसके बाद थर्ड सीरीज की बात करते हैं, तो ये स्टार्ट होता है आपका हॉफमियम से और आगे जाता है मरकरी तक, बट इसमें लैंथेनम भी आता है विच इज एटॉमिक नंबर 57, राइट। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्टिनोइड सीरीज की या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की, जिसमें कि 6d ऑर्बिटल भरा जाता है, दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 104 टू 112, राइट। तो ये एक बेसिक इंट्रो हुआ जितना आपको समझ में आना चाहिए। अब वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मैं आपको ना यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स एनसीईआरटी सबका निचोड़ मिला के प्रेजेंट कर रही हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाना है। इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो अपना टाइम इधर उधर बर्बाद ना करें कि कोचिंग के नोट्स पढ़ें, एलएन आकाश पीडब्ल्यू अलग अलग मॉड्यूल्स पढ़ें, कुछ मत पढ़िए, इतना नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, राइट, क्योंकि मैंने सारे में से निकाल के ये क्रिस्प मटेरियल आपके लिए बनाया है। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं properties of transition elements. If you will talk about properties of transition element, so we have first property melting and boiling point. Generally, melting and boiling point of transition elements is higher. Why it is higher? क्योंकि ध्यान से समझना होता क्या है। नॉर्मली अगर हम कोई बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे मैं ध्यान से आपको समझा रही हूँ, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट। सपोज करो ये 3D वाला ऑर्बिट है, ये 4s वाला ऑर्बिट है, तो जनरली जो बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो हमेशा आखिरी ऑर्बिट यानी s वाला पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट मैंने आपको बताया कि 4s और 3D की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है। कैसे? 4 प्लस s की वैल्यू क्या होती है? 0। आपने पढ़ा होगा ना कि n प्लस l जिसका ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर सेकंड क्लास 11th केमिस्ट्री, राइट। तो इसमें वैल्यू आएगी 4, 3D में कितनी वैल्यू आएगी? 3, और d का क्या होता है तुम्हारा नंबर? दैट इज 2, इसकी वैल्यू आती है 5। तो दोनों में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है ही नहीं, 4s और 3D वाले एनर्जी डिफरेंस में ज्यादा नहीं होते। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का ऐसा है, देखिए गैप इतना कम है तो हम भी तो कूद सकते हैं, तो हम क्यों ना बॉन्ड बनाए। तो डी वाले सीरीज में क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि ये जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये गैप कम होने की वजह से खुद ही जंप करने लगते हैं, तो ये बॉन्डिंग ज्यादा करते हैं। बॉन्डिंग ज्यादा करेंगे तो नेचुरल सी बात है, जब इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का भी मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी चीज का क्रिस्टल है या कोई चीज ऐसे प्रेजेंट है, तो उसमें एक एटम को तुमको सारे इंटरैक्शंस खत्म करके इस मॉलिक्यूल में से अगर मुझे एक एटम निकालना हो, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या होगा? हाई होगा ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि इन लोगों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो बड़ी आसानी से इन लोगों में क्या होता है कि डी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि बॉन्डिंग बढ़ जाती है, and that's why we have higher melting and boiling point, right? So that is something that is very very important and you should know about it. अच्छा, एक चीज और, क्या एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, हम लोग सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड लिख दिया मैंने, दिस इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। ये तो रूल आपके दिमाग में एकदम बस जाना चाहिए। तो अगर आप डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हमारे पास हाफ फिल्ड क्या होगा इसमें कि भाई हर एक खांदे में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो D5 इज मोस्ट स्टेबल एंड D10 इज ऑल्सो स्टेबल। तो यू शुड नो एटलीस्ट दिस, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती हैं। ऑलराइट, तो ये आपको मैंने पहली चीज अच्छे से समझा दी। नाउ लेट्स मूव अहेड, we'll talk about the next property. Next property is all about the atomic and ionic size. अब बड़े ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे मैंने ये पेजेस के ऊपर जानबूझ के ये टैग लगा रखा है, लेस इज मोर। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे मैम हमने कोचिंग में ये चैप्टर कम से कम 20-25 दिन पढ़ा, उसके बाद भी हम टेस्ट में ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाए, और आप कह रही हैं कि आप हमें 1-1.5 घंटे में ये चैप्टर पढ़ा के और एकदम बढ़िया तरीके से सारे ट्रिक्स वगैरह बता देंगी जिससे हमारे एग्जाम के क्वेश्चन निकल जाए, हम कैसे माने? मैं कहूंगी बेटा एक बात बताओ, भूख जितनी लगी हो अगर उतना खाना खाओगे तो अच्छे से सब कुछ होगा, भूख भी मिटेगी, डाइजेशन भी बढ़िया होगा और एकदम हेल्दी भी रहोगे। भूख लगी नहीं है, राइट, और तुम खाने पे खाना खाने पे खाना खाने पे खाना खाए जा रहे हो, तो व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली यू विल वॉमिट आउट, ना तुम्हें अच्छा फील होगा ना तुम हेल्दी रहोगे। सेम एक चीज तुम्हारे सब्जेक्ट के साथ होती है, अगर तुम रिक्वायर्ड से ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें बर्डन फील होगा। जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ो, उतने से एग्जाम निकालो, दैट इज मोर देन इनफ, राइट, और उतना मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक एंड आयनिक साइज की बात करते हैं। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है? जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जब आप एक सीरीज में यानी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है तो क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ता जाता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का। इसलिए साइज साइज क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है?
बेसिकली धीरे धीरे साइज जो है सीरीज में वो कम होता जाता है, राइट। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वैसे वैसे सीरीज में इसका साइज क्या है, कम होता जाता है। ओके, अगर आप डाउन द ग्रुप बात करें तो क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, नए नए ऑर्बिट्स ऐड होते रहते हैं तो साइज नीचे बढ़ता है, नॉर्मली बढ़ता है, राइट। लेकिन 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 जरा ध्यान देना, ये जो डी सीरीज है बेटा, ये जो थर्ड सीरीज है और सेकंड सीरीज है, हमने एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा कि ये जो 3D वाले ऑर्बिटल है ना, ये अपने पहले वाले के साइज में, मतलब इससे ऊपर जो था उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे, एकदम नॉर्मल साइज के थे। हमें बड़ी अजीब लगी ये चीज, क्यों? क्योंकि भैया एक ऑर्बिटल तुम में बढ़ गया फिर भी तुम्हारा साइज नहीं, ये तो ऐसी बात होगी ना कि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है तो भी यही साइज है, और यहाँ पे 3 है तब भी यही साइज है, तो ये सेम क्यों है, बढ़ना चाहिए ना। बढ़ा इसलिए नहीं बेटा, क्योंकि ध्यान से समझना, साइज बढ़ता था ये ऑर्बिटल के बीच में आने की वजह से, जिसकी वजह से इसका साइज एक्सपैंड होता था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले की तरफ कम हो जाता था अगर बीच में कोई आ जाता था तो, यही तो होता था। लेकिन लेकिन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, ये डी वाले इलेक्ट्रॉन्स इतने पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब इतना खराब पड़ना है कि इसके अट्रैक्शन को रोक ही नहीं पाते हैं। अभी भी अट्रैक्शन बाहर वाले ऑर्बिट पे उतना ही लगता है। इसलिए क्या होता है, भले ये बीच में आ तो गए हैं लेकिन इसका अट्रैक्शन ये लिमिट ही नहीं कर पा रहे, तो अभी भी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट से उतना ही ज्यादा बना हुआ है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। ये बीच का जो पर्दा है ये खराब है, ये अट्रैक्शन को रोक नहीं पा रहा है। कहते हैं ना प्यार दीवाना होता है, इधर उधर जाओगे तब भी खींच के ले आएगा, ये वही वाली चीज है। डोंट टेक इट सीरियसली, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पे डी और एफ इलेक्ट्रॉन भले बीच में आ गए हैं, जैसे आपकी पढ़ाई के बीच में और आपके बीच में कोई भी आ जाए, दैट शुड नॉट बॉदर यू। योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर स्टडी शुड बी दैट मच कि सबको पेनिट्रेट करके चला जाए, राइट। तो यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डीएनएफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी उतना ही अट्रैक्टेड रहता है न्यूक्लियस से जितना कि पहले था, इसलिए उसका साइज उतना बढ़ नहीं पाता है, एंड दिस टर्म टेक्निकली इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। दिस इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज बढ़ना चाहिए था बट बढ़ा नहीं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दैट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आखिरी ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी दें। तो ये तो हम सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। अट्रैक्शन बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ये तो एकदम जनरल ट्रेंड है जो आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था। ओके, अब जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। खुद सोचो क्यों? क्योंकि क्योंकि जरा ध्यान देना, अगर आपको जरा भी क्लिक कर रहा हो कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होगी, वाई दे हैव सो मच, बिकॉज जिंक का अगर आप ध्यान दें तो जिंक की जो अटोमिक नंबर है बेटा, जिंक का अटोमिक नंबर होता है 3d10। इसमें से एकदम फुल्ली फिल्ड, भरा एकदम ऑर्बिटल है, तो मैंने आपको आगे क्या बताया था, हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, और वो कभी भी किसी के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना नहीं चाहेगा, इस स्टेबिलिटी को बिगाड़ना नहीं चाहेगा। सीडी क्यों इतना ज्यादा हाई एनर्जी शो कर रहा है, क्यों एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकालने दे रहा है, बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D5, तो ये भी नहीं चाहेगा कि इसके हाफ फील्ड को कोई छेड़े। दैट्स व्हाई दे हैव अ वेरी हाई एंड स्ट्रॉन्ग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉपर और क्रोमियम, इनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है, उसके बाद हम नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों क्यों, जरा ध्यान देना, अभी बताती हूँ। क्रोमियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर क्रोमियम, इट इज 24, राइट, एंड व्हाट इज फॉर कॉपर, इट इज 29। लेकिन इन दोनों में एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन हम सबको पता है क्या है एक्सेप्शन, इसमें होता है 4s1d5 कॉन्फ़िगरेशन, जबकि होना चाहिए था 4s2d4। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन एस वाला उड़ के पीछे इसलिए चला जाता है ताकि डी को हाफ फिल्ड करके स्टेबल कर दे। सेम यहाँ पे भी होता है, इसका नॉर्मल होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन चूंकि फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है तो एक एस वाला उड़ के डी में आ जाता है, एंड इट इज लीडिंग टू 4s1 3d10, राइट। दिस इज वेरी 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 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक्सेप्शन होते हैं, राइट। इनका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनका 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन D5 की स्टेबिलिटी और D10 की स्टेबिलिटी की वजह से ये लोग S वाला इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकलने के लिए तैयार हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से तुम क्या करोगे, आयनाइज कर दोगे, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इजी एंड यू कैन इजीली टेक वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके S में है ये कोई बात नहीं।
लेकिन अगर तुम सेकंड यानी दूसरा निकालने की कोशिश करोगे तो ध्यान देना दूसरा वाला तो या तो तुम्हारे D5 से निकलना होगा या D10 से निकलना होगा, और वो कहेगा पागल हो क्या, पूरी दुनिया जहान से लड़के मैंने D5 D10 बनाया है ताकि तुम लेके चले जाओ। इसीलिए इसीलिए क्रोमियम या कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। ओके, तो मैम लैंथोनाइट कंट्रैक्शन समझ में आ गया, हमें एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी सब कुछ समझ में आ गया कि व्हाई इट इज हैपनिंग सो, व्हाई इट इज मूविंग सो, राइट। अब इसके बाद आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, मैंने आपको एक चीज क्या बताई कि ये जो आपका एटम है इसमें आपके 3D में और 4s में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है नहीं, राइट। तो यहाँ का अगर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो डी वाला कहेगा मैं भी निकल सकता हूँ, छोटा सा तो गैप है एनर्जी का, क्रॉस कर जाऊंगा, इतना तो मुझे कैसे भी मिल जाएगा, राइट। दैट्स वाई क्योंकि इनके पास अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं ना, डी वाले से भी निकलने को तैयार है, एस वाले से भी निकलने को तैयार है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, कभी एक निकल सकता है, कभी दो निकल सकता है, कभी पांच पांच सात सात इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो, राइट। तो यहाँ पे इसका रीजन ऑलरेडी मेंशन्ड है। अच्छा अच्छा, अब आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एआर पूछा जाता है, और इस एआर को मैं आपको यहीं पे कराती हूँ, राइट। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट एआर। क्या है ये एआर? देखो, इसमें कहा गया कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, राइट। स्कैंडियम से जब आप मैंगनीज की तरफ बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, एंड देन डिक्रीजेस टू जिंक। इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? फिर से समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल अबाउट कि कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम निकाल सकते हो, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से डिनोट कर सकते हो दूसरे के लिए, कितना पॉजिटिव चार्ज बना सकते हो, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। ओके, अब एक बार मैं आपको डी सीरीज लिखवाती हूँ। अगर मैं आपको डी सीरीज लिखवा दूंगी, 3D सीरीज का आपको आइडिया दे दूंगी, क्योंकि 3D सीरीज तो याद होना बहुत जरूरी है। 3D सीरीज अगर आपको नहीं याद है तो बड़ी मुश्किल है बेटा। So I'll mention you 3D series here. Let me just give space here, right? So we will start with this 3D series को मैं mention करना start करती हूँ। सबसे पहले आता है, let's write with this color, scandium, right? दूसरा आता है titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. 3D series are must to remember. That's why I am writing here only, right? Scandium की configuration 4s1, 4s2, 3d 0, right? This is 4s2, 3d 0. Titanium is, sorry, this is not 0, 1 से start होगा ये. I'm extremely sorry for the slip of tongue, right? What is titanium? It is 4s2, 3d2, 4s2, 3d3, right? इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हो, कैन यू सी कि डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे पहले क्या थे, 4s2 3d1, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे निकालने के लिए 3, यहाँ पे कितने हुए 4, यहाँ पे कितने हुए 5। क्रोमियम में आओगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम तो एक्सेप्शन है, इसका होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन ये 4s1 3d5 है, राइट। तो वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स हेयर। मैंगनीज में आओगे तो मैंगनीज तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है, दैट इज 4s2 3d5, ओके ग्रेट। आयरन में आएंगे तो क्या हो जाएगा 4s2 3d6। अब जैसे ही जरा ध्यान देना प्लीज पे अटेंशन। अगर आप डी ब्लॉक बना रहे हैं लाइक दिस, इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। जैसे ही आपका 6th आएगा तो यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इस तरीके से आप पेयर करना स्टार्ट कर देंगे, दिस इज D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड होंगे वो कम होते जाएंगे, राइट। और ज्यादा आसानी से अनपेयर्ड वाले ही निकलते हैं। तो जब आगे जाएंगे आप, जब इस सीरीज में आप आगे बढ़ेंगे, आप स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाएंगे तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप आसानी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा D6, फिर इसके आगे आएगा D7। तो जब D7 आएगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, फिर यहाँ होगा, तो अनपेयर्ड वाले तो कम होते जा रहे हैं ना। अनपेयर्ड वाले कम होंगे तो क्या होगा, उनके निकलने की पॉसिबिलिटी भी कम होगी। पॉसिबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होगा, राइट। दिस इज अ ट्रिक दैट आई शुड डिस्कवर विद यू, जो आपको मुझे बताना था ताकि आप एग्जाम में इस तरीके से एनालाइज करके चीजों का आंसर निकाल पाओ। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। अब
अब इसी चीज पे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस M2 to M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चे कहेंगे मैम डरा क्यों रही हो, क्यों इतने खतरनाक शब्द बोल रही हूँ। हमने सोचा आप हमें कुछ जादू की झप्पी देंगी और इस तरीके से हमें चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी कि एक पेज पढ़ लिया पूरा चैप्टर क्लियर। आई विल से यस इट विल हैपन, लेकिन जरा ध्यान से समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। M2 टू M का मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन दिखा रहे हैं ये, राइट कि पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, फिर M यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे +2 है ना ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे 0 हो गया, दैट मीन्स दे आर शोइंग यू रिडक्शन। आपसे ये बोल रहे हैं कि जब हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो कौन कितना पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो। ओके ओके, अब आते हैं कैसे, अब आते हैं कैसे कैसे ये समझें कि ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मानो, मानो मैं बात करती हूं मैंगनीज की, या फिर मैं आपसे बात करती हूँ, लेट्स फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं कि मैंगनीज, निकल और जिंक। अभी मैंने ऊपर आपके सामने मेंशन कर रखा है कि निकल का क्या होगा, जिंक का क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑलरेडी आपके यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस इज 21, तो 21 से स्टार्ट करेंगे तो निकल कितना आ जाएगा, 27 आएगा, 28 सॉरी, निकल विल बी 28। ओके, इसकी बात करते हैं। ठीक, अब अब अगर मैं बोलूं कि मैंगनीज का +2 आयन is stable or not, nickel का +2 ion is stable or not, and zinc का +2 ion is stable or not। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा मैम, कि मैम एक बार इनकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो चलिए मैं इसके ऊपर मेंशन कर देती हूँ, मैंगनीज इज 4s2 3d5, निकल इज 4s2, दिस इज d8, और जिंक इज 4s2 3d10। ठीक, तो +2 का मतलब क्या हुआ, दिस इज 4s0d5। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मैम, ये तो बिल्कुल स्टेबल होगा क्योंकि d5 तो है ना। निकल का क्या हुआ, 4s0d8, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी मैम, क्या ही दिक्कत होगी इसको। और इसका मतलब क्या हुआ, 4s0d10, मैम इसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तीनों +2 बन गए तो, राइट राइट। तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो। ठीक है, अब 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 अगर मैं पूछूं कि बेटा मैंगनीज जो है वो +2 से +3 बनाना चाहेगा क्या, अगर मैं चाहूं कि इसका मैं ऑक्सीडेशन करा दूं तो ये होना चाहेगा क्या। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैम बिल्कुल नहीं होना चाहेगा, क्यों, क्योंकि +3 कराने का मतलब हुआ मैम कि आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल रही हैं, तो 4s0d4 ना, d5 से d4 कभी नहीं बनना चाहेगा। ओके, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, खुद से नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि बेटा D3 से 2 में जाना चाहेगा क्या, आप बोलोगे मैम बिल्कुल जाना चाहेगा, क्यों जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि क्योंकि जैसे ही आप उसके D4 को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके D5 बनाएंगे, ये कहेगा मैं खुशी खुशी जाऊंगा, हाफ फिल्ड हूं भाई, तुरंत जाऊंगा, राइट। तो ये वाली रिएक्शन पिंक वाली इसकी पॉजिटिव होगी, यानी इसकी रिडक्शन रिएक्शन 3 से 2 पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन 2 से अगर आप 3 करने की कोशिश करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लेके आपको बताया है कि जब भी किसी का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं। सेम गोज फॉर, चलो जिंक की बात करते हैं। जिंक की बात अगर हम करें, अगर हम जिंक की बात करें तो मैं बोलूं कि बेटा ये जिंक +3 बनाना चाहेगा क्या, अगर मैं मानूं कि मेरे को जिंक +3 चाहिए, कहोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, हमने आज तक देखा नहीं सुना नहीं। कैसे देखोगे सुनोगे, जरा कॉन्फ़िगरेशन देखो, 4s0d9 हो जाएगा। नहीं नहीं मैम कैसे, D10 अपना इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देना चाहेगा, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगी, ये होना ही नहीं चाहेगी। क्यों नहीं होना चाहेगी, क्योंकि इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल जा रहा है ना, दैट्स वाई। लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा ये D3 जो है D2 में चेंज होगा क्या, तुम बोलोगे मैम खुशी खुशी होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप D3 को D2 में चेंज करेंगे व्हाट विल हैपन, D9 से कॉन्फ़िगरेशन D10 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, रेड वाला इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर ऑक्सीडेशन स्टेप, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल नॉट हैपन। क्यों नहीं हैपन होगा ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल खराब हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर बोल दिया जाए कि रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव, मतलब रिडक्शन नहीं होना चाहता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आ रही है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल। क्रोमियम +2 इज गेटिंग चेंज्ड इनटू क्रोमियम +3, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसको उल्टा कर लो,
chromium plus 3 is wanting to change into chromium plus 2. This is reduction. This is an example of reduction कि chromium plus 3 से plus 2 हो जाए. ये होगा कि नहीं होगा? चलिए मैम एनालाइज करते हैं. ठीक है. क्रोमियम प्लस 3 का मतलब क्या हुआ? 4s0 3d3. यही तो मतलब हुआ ना, क्योंकि d5 होता है नॉर्मली, 3 निकाल लिया, एक s का 2d का. और यहां क्या होगा? अगर आप क्रोमियम को प्लस 2 में ले जाएंगे तो इट विल बी 4s, या इसको मैं और सिंपल कर देती हूँ आपके लिए, ये समझ के कि आप अभी बच्चे हैं भोले भाले, क्यों मैं आपको इतना परेशान करूं. ओके, लेट्स टॉक वंस मोर. क्रोमियम का ही एग्जांपल लेते हैं. विल टॉक अबाउट क्रोमियम ओनली. ओके, तो मैं कह रही हूँ क्रोमियम प्लस 2 से प्लस 1 में जाना चाहेगा क्या? तो बोलोगे मैम पता नहीं, देखना पड़ेगा. चलो देखते हैं. क्रोमियम प्लस 2 का मतलब हुआ 4s0 3d4. अरे मैम ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो D5 था, ये कैसे भी D5 बनना चाहेगा? तो वही तो मैं कह रही हूँ, एक ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दो, तो इट विल बी 4s0 3d5. कहेंगे मैम बिल्कुल होना चाहेगा, ये रिडक्शन बिल्कुल होना चाहेगा, एकदम टूट टूट के बैठा है ये रिडक्शन, इसकी वैल्यू बहुत पॉजिटिव होगी. हम कहेंगे क्यों बेटा, ऐसा क्यों अचानक से ये हृदय परिवर्तन क्यों? आप बोलोगे मैम इधर ध्यान तो दो, प्लस 2 का मतलब हुआ D4 और प्लस 1 का मतलब हुआ D5, क्योंकि 4s1 D5 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक ही निकाल लेंगे तो 4s वाला चला जाएगा. जब इसका D5 बन रहा है तो ये चाहेगा भैया प्लीज प्लीज बना दो, रिडक्शन करके तुरंत बना दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, राइट. और जबकि अगर आप इसका उल्टा करना चाहेंगे, क्रोमियम 1 को 2 में चेंज करना चाहेंगे, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल, यानी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन फिजिबल इसमें नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका आधा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन खराब हो रही है. ऑलराइट, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेके ये समझाने की कोशिश की. आई होप आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो. ऑलराइट, अब सारे कंसेप्ट जितने इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नाउ यू कैन एनालाइज एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब आते हैं आगे, बात करते हैं कि ठीक है मैम, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा करके हम पे उपकार कर दिया, क्योंकि हम तो स्कूल में आज तक रटते हुए आ रहे थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आता था कि कहाँ से क्या हो रहा है. तो अब आइए बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की. मैम इन लोगों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? और सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट इज डायामैग्नेटिज्म. दैट इज आल्सो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यों कुछ चीजें पैरामैग्नेटिक होती हैं, क्यों कुछ चीजें डायामैग्नेटिक होती हैं. पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट. अगर आपसे कोई बोले कि आई एम पैरामैग्नेट, तो यू शुड नो दैट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, राइट, या मैग्नेटिज्म. ये मैग्नेट या मैग्नेटिज्म की तरफ अट्रैक्टेड है. डाया का मतलब होता है रिपेल्ड, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है मैग्नेटिज्म से, तो इसको मैग्नेटिज्म से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दैट इज कॉल्ड डाया मैग्नेटिज्म. अब इसका रीजन क्या है? व्हाई सम कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, व्हाई सम कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिज्म इज बेसिकली, ये जो आप एक इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना जो अपनी पोजीशन पे इस तरीके से स्पिन करता रहता है, तो इट इज बेसिकली स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है आपका मैग्नेटिज्म, राइट. कहीं पे भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे होंगे तो उसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ अट्रैक्शन जाता है. ऑल राइट, दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो. ठीक. डायामैग्नेटिज्म का मतलब है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड है ही नहीं जो स्पिन करे. स्पिनिंग पेयर्ड में भी होती है, लेकिन जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ना बचे, दैट्स व्हाई देयर इज नो अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. तो डायामैग्नेटिक का मतलब होता है नो अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. इज दैट क्लियर? तो अभी हमें समझ में आ गया कि भाई पैरामैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिज्म की तरफ अट्रैक्टेड, और उसका रीजन क्या है? स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड वर्ड इज मस्ट टू नो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मैग्नेटिज्म आता है, राइट. ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज म्यू. म्यू का मतलब होता है, इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, जिसके वैल्यू, जिसका कांस्टेंट होता है बोर मैग्नेटम. और कैसे? बोर मैग्नेटॉन नहीं, बोर मैग्नेटम. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? तो वी हैव अ फॉर्मूला. मैग्नेट नहीं है बेटा, वी हैव अ फॉर्मूला. क्या है हमारे पास फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू एन एन प्लस टू. मैंने आपको बताया मैग्नेटिज्म इज ऑल अबाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो एन होता है ये कुछ और नहीं होता, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. तो जैसे अगर आप D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट D5, तो इट इज 1 2 3 4 5. तो मैग्नेटिज्म इसमें मैक्सिमम होगा, क्यों? क्योंकि सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5. ओके, अगर मैं D10 की बात करूं तो इसमें मैग्नेटिज्म क्या होगा बेटा? मिनिमम. क्यों? क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड हो गए. पेयर्ड हो गए तो D10 कॉन्फ़िगरेशन विल बी डायामैग्नेटिक, राइट. तो दैट इज द एग्जांपल दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड यू शुड नो. जैसे अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है. क्या है ये क्वेश्चन? जरा ध्यान दीजिएगा.
मैं आपसे कहूं D5 या ऐसे लिख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए कर देती हूँ. आई टॉक अबाउट क्रोमियम +1, we will talk about manganese +1 and we will talk about iron +2. इसमें से which will be having the most magnetic momentum, most value of magnetic momentum. तो चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं. क्रोमियम का मतलब हुआ D5, 4s1 D5, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपने +1 लगा रखा है तो 4s का तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 4s0 D5. ओके. मैंगनीज के +1 का क्या मतलब हुआ, 4s1 D5, क्योंकि नॉर्मल मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 D5, राइट. और आयरन +2 का मतलब हुआ 4s0 3d6. आप बोलेंगे मैम आप इतना जल्दी जल्दी कैसे लिख लेती हो, अभी बताती हूँ बेटा, यहाँ ध्यान देना. नॉर्मल क्रोमियम कितना होता है, अगर आप नॉर्मल क्रोमियम की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d5. नॉर्मल मैंगनीज की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d5. और अगर आप आयरन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इज, इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देती हूँ, आयरन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट इज 4s2 3d6, राइट. अगर आप इसमें से एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s0 3d5, इसमें से एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s1 3d5, इसमें से एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो निकालेंगे तो 4s0 3d6. अब इसमें से मैग्नेटिक मोमेंटम मैक्सिमम किसका होगा, हम हमें क्या पता, तो इसीलिए तो पता लगवा रही हूँ. इस तरीके से 5 ऑर्बिटल बना लिए हमने, राइट. इसमें इलेक्ट्रॉन डालो, 1 2 3 4 5. ओके ग्रेट. 4s तो इसमें है नहीं, इसमें s में भी एक है और d में 5 है. So this will be like 1 2 3 4 5 6. ओके. एंड इसमें आते हैं, इसमें 4s में कुछ नहीं है, इसमें d में क्या है, 6 है, लाइक दिस. तो कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, राइट. यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड. और यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड. तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म विल बी इन मैंगनीज +1 बिकॉज इट हैव 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली. ऑल राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म. अब बात करते हैं कि मैम ये सारे ना कंपाउंड्स बहुत ज्यादा कलर कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्यों ये लोग कलर्ड कंपाउंड ज्यादा बनाते हैं. तो आई विल टेल यू, चलो समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दे आर फॉर्मिंग कलर्ड कंपाउंड्स लाइक दैट. ओके. एक और समझते हैं. ठीक है. अब ध्यान देना जरा. क्या ध्यान देना, कि यहाँ पे मान लो छोटू सा न्यूक्लियस है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये जो मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ, दिस इज न्यूक्लियस, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, राइट. ये ब्लैक कलर का पेंट करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ है इसमें, ये न्यूक्लियस है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. ऑल राइट मैम, तो किससे लेना देना है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और ये डी वाला है, ये 3D मान लो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ठीक. तो हो क्या रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को जरा से भी एनर्जी मिले, तो हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में कि ये तुरंत क्या करेगा, आगे वाले ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा एनर्जी अब्सॉर्ब करके, राइट. तो जब ये जंप करेगा तो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और लेकिन पूरे टाइम तो वहां रह नहीं पाएगा भाई. जो इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइट होके ऊपर वाले स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वो वापस भी आता है जैसे ही उसकी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये वापस भी आएगा. सो ड्यू टू दिस ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल ग्राउंड स्टेट, कहां से कहां तक, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, इस चीज में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वही आपको वेवलेंथ के फॉर्म में या कलर के फॉर्म में रिलीज होती है. एंड दैट इज द एनर्जी विच इज रिलीज्ड. एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, व्हाट इज इट, एनर्जी इज बेसिकली एच सी बाय लैम्डा. तो ये जो वेवलेंथ आपको रिलीज हो रही है ना, दैट यू परसीव एज कलर ऑफ द कंपाउंड, यही आपको कंपाउंड के कलर की तरह दिखती है, राइट. सो whenever an electron returns from excited state to its ground state, जब वो d से d ऑर्बिटल में ऊपर नीचे करके वापस आ जाता है, तो इसकी वजह से हमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक वेवलेंथ के फॉर्म में परसीव होती है, एंड दैट इज नोन एज लैम्डा और कलर ऑफ द कंपाउंड. एम आई क्लियर एवरीवन. ठीक है. सॉरी, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं आपको ये क्लास रिकॉर्डेड दे रही हूँ, लाइव नहीं. ठीक है. तो दिस इज द रीजन व्हाई दे फॉर्म अ कलर्ड कंपाउंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट इट. उसके बाद आते हैं कि ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं.
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे कटायन एनायन साथ में मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका ये जो डी ऑर्बिटल होता है ना, ये जो डी ऑर्बिटल होता है, इनके पास वेकेंट पड़ा होता है। जैसे आप मान लो बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की, जैसे लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक टाइटेनियम, तो क्या है, डी ऑर्बिटल 5 ऐसे करके बड़े बड़े कमरे पड़े हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना पड़ा है, लाइक दिस, ओनली 2। लाइक ये वैंडियम की बात कर लो तो 3 पड़ा है। तो अभी भी ये जो आखिरी के ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर दी वेकेंट ऑर्बिटल्स दैट वी हैव। और ये जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं, ये जो वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई और इसमें आके अपने इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, और इससे इसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और इससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनेंगे। Are you getting my point? And that's why they can form complex compounds. कॉम्प्लेक्स का मतलब ही ये होता है कि कोई अपना इलेक्ट्रॉन, उसके पास जगह नहीं है, तुम्हारे पास जगह है, तो वो तुम्हारे कमरों को यूटिलाइज कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, एंड इन दैट प्रोसेस यू विल फॉर्म अ कंपाउंड विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट। तो इट कैन, अब ये देता कौन है, जनरली लाइगेंड्स देते हैं, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनएफ ब्लॉक बड़ी आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल बहुत पड़े रहते हैं, राइट। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। उसके बाद आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब, अच्छा कैटलिस्ट का काम क्या होता है, पहले कैटलिस्ट का काम समझते हैं। ठीक है, आपके पे पहले एक चैप्टर होता था सरफेस केमिस्ट्री, अब तो वो है नहीं, राइट। तो पहले हम कैटलिस्ट का काम समझते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन है लाइक ए प्लस बी इज गिविंग यू सी, राइट। तो these are two reactants, A and B are two reactants and C is your product। A B reactant है, C तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो A वाला मॉलिक्यूल है, ये B के साथ टकराए, बॉन्ड बनाए और प्रोडक्ट बनाए। कैसे टकराए? नॉर्मली तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि ये A इधर घूम रहा है, सपोज करो B इधर घूम रहा है, तो इन दोनों को आपस में टकराना ही नहीं मिलेगा। हमें प्रोडक्ट बनने के लिए क्या चाहिए कि ए और बी आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बना लें, और इस कंपाउंड को हम लोग कलेक्टिवली क्या कह देंगे, सी कह देंगे, राइट। तो रैंडम मूवमेंट से तो बॉन्ड बनना नहीं है इन दोनों के बीच में। कैसे बनेगा बॉन्ड? तो ये कैटलिस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये कहता है ऐसा है भाई, मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी। लोग बोलेंगे कैसे कैसे मदद करेगा ये कैटलिस्ट, ये कैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा? अब जरा ध्यान देना, जरा सा बस ध्यान देना। ये जो ए वाला मॉलिक्यूल है लाइक दिस, ये आके यहाँ पे चिपक सकता है, दिस इज ए मॉलिक्यूल, और बी वाला यहाँ चिपक सकता है। एंड ये जो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया है, दिस इज कैटलिस्ट, इसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट है ये। इसका मतलब है कि भाई दोनों को मैं सरफेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, दोनों आके मेरे ऊपर चिपक जाओ, राइट। और जब चिपकोगे तो आपस में बॉन्ड अपने आप बनेगा। भाई बॉन्ड बनाने का पहला शर्त, सामने सामने बैठा हो तो सही। और जब सामने सामने बैठेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ए और बी इस तरीके से आपस में कंबाइन कर जाएंगे, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सी। सो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स सरफेस, ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट। मतलब जो उनको भी आपस में कोलाइड करके कंपाउंड बनाना है, उनको ये सरफेस प्रोवाइड करता है, राइट। तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि भाई ये दोनों को पहले आपस में अपने ऊपर तो चिपका ले, तब तो जाके ये किसी को कह पाएगा कि हाँ हाँ मैं कैटलिस्ट हूं। और कैटलिस्ट is not consumed in a reaction। Catalyst is not consumed, मतलब कभी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इतने अच्छे कैटलिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो इनके साथ भी हल्का सा रिएक्शन कर ले और बॉन्ड बना ले, इनके साथ भी कर ले। तो दोनों को चिपकाने के लिए बड़े जरूरी होते हैं। ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स को टेम्पररी पर्पज से अपने ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसलिए क्या होगा कि वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के प्रोसेस को फास्टन अप कर देंगे। दैट्स व्हाई दे हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, राइट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? देखो देखो, जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है, इसमें बहुत सारे ना मटेरियल पड़ा हुआ है, सपोज करो इस तरीके से, लाइक दिस, बहुत सारे इस तरीके से मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, राइट। ये तुम्हारा मान लो स्टील है, स्टील बनाते हैं हम, या कुछ बना रहे हैं, तो ये कोई मेटल है, ठीक है, ये कोई कंपाउंड हो गया तुम्हारा। अब इसमें ये जो लैटिस बची हुई है ना, दिस ओपन स्पेस इज कॉल्ड लैटिस। अगर इसमें तुमने कोई और मटेरियल डाल दिया, जैसे कार्बन डाल दिया, राइट, हाइड्रोजन डाल दिया,
दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि जनरली जनरली जब ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनके इनके जो लैटिस होती है, मतलब इनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे ओपन स्पेसेस रह जाते हैं। एंड ओपन स्पेसेस रहने की वजह से क्या होता है कि बीच बीच के स्पेस में अगर आप कार्बन वगैरह भरते हैं तो दैट इज बेसिकली योर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है कि नॉर्मल मॉलिक्यूल में कोई हमने मिक्सिंग कर दी। बात समझ में आ रही है? जिसको आप अडल्टरेशन भी बोल सकते हैं, मतलब मिलावट करना, राइट। तो ये अलग कंपाउंड है। सी का मतलब है ये हम कार्बन डिनोट कर रहे हैं, सी स्टैंड्स फॉर कार्बन एटम, सी स्टैंड्स फॉर कार्बन एटम, राइट। तो इन सब तरीके की चीजों में हम कर रहे हैं, राइट। तो दीज आर समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे कि हम जब स्टील बनाते हैं तो क्या करते हैं कि आयरन में कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। जैसे ये आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो स्टील बनाने के लिए उसमें कार्बन ऐड कर देते हैं, एंड दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ऑलराइट। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं तुम्हारे? एग्जांपल जैसे कि टाइटेनियम का कार्बाइड बनाते हैं हम, आयरन के हाइड्राइड्स को हम इस तरीके से बनाते हैं। तो दीज आर समथिंग दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एलॉयज पे। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज का मतलब होता है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय का मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके कुछ तीसरा बनाए, दैट इज एलॉय। अच्छा, एलॉय और इंटरस्टिशियल में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलॉय एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड? आप बोलेंगे मैम पढ़ा आप रही हैं तो हमसे क्यों पूछ रही हैं? इसमें क्या होता है, अलॉय में बेसिकली क्या होता है, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप एक के अंदर दूसरे को मिला रहे हो, दैट इज कॉल्ड अलॉय, है ना। तो अलॉय बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू और मोर टू और मोर मेटालिक या नॉन मेटालिक कंपोनेंट्स। मतलब क्या है कि कभी भी आप दो या तीन चीजों को मिक्स करके कुछ बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड अलॉय। इंटरस्टिशियल और इसमें फर्क क्या है? इंटरस्टिशियल में आप मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में जो खाली स्पेसेस है ना उसमें जाके अपने आप भर जा रहा है, राइट। जैसे 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 वहां पे मैंने आपको स्टील का एग्जांपल दे दिया गलती से, यहाँ पे आप ब्रॉन्ज ले लो। ऊपर में ऊपर में और नीचे में फर्क क्या है जरा ध्यान से समझना। जब आप कॉपर में टिन मिला देते हैं, राइट, तो इससे जो मटेरियल बनता है दैट इज एन अलॉय और विच इज कॉल्ड अ ब्रॉन्ज। लेकिन लेकिन इसको मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ ताकि बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन ना हो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में बेटा कभी भी एक दूसरे से ये लोग रिएक्ट नहीं करते। ये सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि मान लो इस तरीके के सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, इस तरीके के सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और इनके बीच में ना थोड़े थोड़े से स्पेसेस खाली हैं। ये खाली स्पेसेस में अगर कोई और एटम आके बैठ जाए, जैसे मान लो ये टाइटेनियम का है, ये सब टाइटेनियम का है, इसमें अगर गलती से जो खाली स्पेसेस पड़े हुए हैं इसमें कार्बन आके लग जाए तो दिस इज अलॉय, सॉरी दिस इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यहाँ पे कोई किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये जो लैटिस या खाली स्पेसेस पड़े हुए हैं इनमें आके दूसरा एटम बैठ रहा है, तो दिस इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एलॉय का मतलब क्या होता है कि कॉपर और टिन दोनों साथ में मिक्स होकर रिएक्ट कर रहे हैं और फिर एक नया मेटल बना रहे हैं, विच इज नोन एज ब्रॉन्ज, राइट। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से ब्रास होता है, ब्रास इज ऑल्सो एन अलॉय। ब्रास का जो मेटल होता है दैट इज ऑल्सो एन अलॉय। किसका अलॉय होता है ये? बेसिकली ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक को जब आप मिक्स करते हैं तो उससे ब्रास बनता है। यू शुड नो दैट मच, राइट। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है इंटरस्टिशियल में, अलॉय में रिएक्शन होता है, दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज आती हैं। ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक देने वाली हूँ अबाउट ऑक्साइड्स। जैसे सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्साइड्स होते हैं मैंगनीज के, राइट। तो आपको MnO भी देखने को मिलेगा, आपको Mn3O4, Mn2O3, MnO2 और Mn2O7 भी देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन से ऑक्साइड्स बेसिक हैं या आयनिक हैं, कौन से एसिडिक हैं या कोवेलेंट हैं। आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? यू शुड रिमेंबर इट वेरी वेरी क्लियरली। यहाँ पे अगर आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इस ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, इस ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 7। देखो कैसे, ऑक्सीजन का 7 यानी 14, 14 को बैलेंस करना है दो मैंगनीज एटम को, इतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, तो दैट इज +7 on 1, राइट। तो जैसे जैसे यू शुड नो दिस कि जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, कभी भी अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर, ऑक्साइड का जो एसिडिक कैरेक्टर है ये बढ़ जाएगा।
और दूसरा पंच लाइन क्या है, एसिडिक कैरेक्टर के साथ साथ उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। मैम बोलो मैम हम क्यों याद करेंगे सब, आप हमें ट्रिक बताओ ना। ट्रिक ही तो बता रही हूँ। यू शुड रिमेम्बर दिस। दो चीजें होती हैं, अब समझना ऐसा क्यों होता है। ऑक्सीडेशन नंबर +2 का मतलब है कि मैंगनीज से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 4s0 3d5। ठीक है मैम, ये बिल्कुल स्टेबल है। यहाँ पे +7 का मतलब क्या हुआ कि d5 में निकाल लिया गया, यानी 4s0 3d0। एक बात मुझे बताओ, D5 में तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन ही फिर भी देने को तैयार हो जाएगा। जैसे ही तुम इसके आगे बढ़ोगे, डी वाला इलेक्ट्रॉन छीनना चालू करोगे, मैंगनीज कहेगा भाग, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। दूसरे का इलेक्ट्रॉन ये छीनने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज +3 +4 +5 होगा, देने की कोशिश नहीं करेगा। जो ऑलरेडी गरीब होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स में, प्लस चार्ज उस पर बढ़ता जा रहा है, तुम उससे और इलेक्ट्रॉन छीन थोड़ी सकते हो। तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। देगा नहीं तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होता जाएगा। आयनिक का तो मतलब होता है ना कि कितनी आसानी से तुम इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो, ये दे ही नहीं पाएगा अब। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से कहेगा अरे यार मैं गरीब होता जा रहा हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी दे पाऊंगा। तो ये धीरे धीरे अब दूसरे का चाहेगा कि दूसरा इसके साथ शेयर करे, इसलिए क्या होगा कि इसका एसिडिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक, जब तक ये दे सकता है तब तक आयनिक और बेसिक कैरेक्टर के, यार ठीक है ले लो, ठीक है 2 ले लो। लेकिन जब नहीं दे पाएगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो गया, मतलब गरीबी ज्यादा आ गई, वो कहेगा नहीं नहीं दे नहीं पाएंगे, प्लीज शेयर इट, प्लीज शेयर इट, प्लीज शेयर इट। जैसे आपके पास 100 रुपए हो, आपका फ्रेंड पहली बार में आपसे कहे 10 रुपए उधार दे दो, आप दे दोगे कि ठीक है चलो 90 रुपए तुम्हें। अब तुम्हारे पास ऐसे करके 3-4 लोगों ने उधार ले लिया और तुम्हारे पास बचे 20 रुपए। तो 20 रुपए में तुम थोड़ी ना चाहोगे कि दूसरे को तुम 10 उधार दो, तुम क्या चाहोगे, अरे नहीं यार मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, या तो कॉन्ट्री करो, कॉन्ट्री करो, मतलब किसी भी तरीके से आप नहीं चाहेंगे कि आपको और ज्यादा बर्डन पड़े। सेम गोज फॉर दी ऑक्साइड्स, एंड यू शुड रिमेंबर दिस वेरी वेरी क्लियरली। तो बीच के जितने होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगा वो बेसिक निकलेंगे और आयनिक निकलेंगे, जिनका सबसे ज्यादा होगा वो एसिडिक और कोवेलेंट निकलेंगे। दिस इज समथिंग मस्ट टू डू, एम्स में ये बहुत पूछा जाता था। अब बीच के जितने आते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे होते हैं इधर की तरफ, राइट। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट इट। सेम गोज फॉर दिस। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ यू टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दिस इज +2, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस इज +2। ओके, यहाँ पे क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 6 को 2 पे यानी +3, 3 ऑक्सीजन का मतलब -6, -6 को 2 से बैलेंस करना है तो +3 एक पे आएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, इसका हो गया +6। तो आप एक चीज देखिए कि जैसे जैसे आप यहां जा रहे हैं, इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, ध्यान से देख लो, बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, एसिडिक बढ़ता जा रहा है। तो जो ट्रिक मैंने ऊपर बताई वो नीचे भी वैलिड है और वो हर ऑक्साइड पे वैलिड है मेटल्स के। तो प्लीज पे अटेंशन ओवर दिस। अगर आपको छोटी छोटी ट्रिक समझ में आ जाती, कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, बेमतलब का 20-22 घंटे का लेक्चर पढ़ाएंगे और जो बेसिक चीजें एग्जाम में जिससे क्वेश्चन निकलना है वही नहीं पढ़ाते हैं। मतलब पूरी रामकथा पढ़ा देंगे, ये नहीं बताएंगे बेटा ट्रिक ये होती है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम क्रिएटिंग द डिफरेंस अबाउट। अच्छा, अब आते हैं K2Cr2O7 के बारे में बात करते हैं, दैट इज योर पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी हेडिंग में मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नहीं तो आधे बच्चे कहेंगे मैम हम कैसे मान लें ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है और क्या इसकी फॉर्मूला यही होता है, तो मैं कहूंगी हाँ बेटा यही होता है। लो मैंने ऊपर लिख भी दिया, दिस इज ऑल अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्रोमाइट ओर से निकलता है, व्हाट इज क्रोमाइट ओर, FeCr2O4, राइट। इसको कैसे बनाते हैं, पहले क्या करते हैं कि ये आयरन वाले जो क्रोमाइट ओर होता है ना, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं। कुछ करना नहीं होता, आयरन को पहले सोडियम से एक्सचेंज करो और फिर सोडियम को क्या करो, पोटेशियम से एक्सचेंज कर दो। सिंपल यही खेल है कि आयरन को किसी भी तरीके से पहले सोडियम में लाओ और सोडियम से फिर पोटेशियम में एक्सचेंज कर दो। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, इसलिए देखिए मैंने पर्टिकुलरली ऑरेंज कलर का बनाया भी है। और इससे जो क्रोमेट आयन बनता है दैट इज CrO4। डाइक्रोमेट क्या होता है बच्चों, डाइक्रोमेट इज Cr2O7 2-, दिस इज योर डाइक्रोमेट आयन। And what is chromate ion? Chromate ion is CrO4 2-. This is chromate ion. That is something very very important. यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्रोमियम की निकलेगी +6। Am I right? डाइक्रोमेट में इसकी +6 ही निकल रही है, देखते हैं जरा, देखिए। ऑक्सीजन का 7 यानी कितना हुआ 14, 14 में से 2 बैलेंस हो गया पोटेशियम पे, बचा कितना 12, तो एक क्रोमियम पे +6 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी +6 आ रहा है, राइट। तो यू शुड नो दिस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक फिर ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। अलग अलग रिएक्शन तुम देखोगे, अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट से एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं तुम्हें इजी तरीका बताती हूँ। जभी भी आप
डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट इज ऑरेंज, इतना याद रखना, और क्रोमेट इज येलो। अगर इसको आप एल्कलाइन मीडियम देंगे तो एल्कलाइन मीडियम पाते ही ये तुरंत क्रोमेट बनाएगा, एल्कलाइन मीडियम से ये तुरंत क्रोमेट की तरफ जाएगा। और कभी भी अगर आप इसको एसिडिक मीडियम देंगे तो क्रोमेट वाला वापस डाइक्रोमेट बनाएगा, राइट। तो एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन ऐसे आगे की तरफ चलेगी क्रोमेट आयन की तरफ, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ऐसे पीछे की तरफ चलेगी, यानी डाइक्रोमेट आयन ज्यादा बनेगा सोल्यूशन में। दैट इज अ ट्रिक दैट यू शुड नो। अब एनसीईआरटी में फालतू की 2-4 इक्वेशन दे रखी है, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ये बात पता है, बच्चे बच्चे तक को पता है कि डाइक्रोमेट आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? अल्कलाइन मीडियम दोगे तो क्रोमेट आयन बनेगा, एसिडिक मीडियम दोगे तो डाइक्रोमेट आयन बनेगा। इससे तुम्हारे रिएक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम में। ओके, so that is something strong oxidizing agent है, we all know about it कि this is a very strong oxidizing agent। किसी को अगर ऑक्सीडाइज करना हो तो इसके सामने लाके खड़ा कर दो, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, चलो इसके आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस टेस्ट। ये आपका जब से टेस्ट वाली केमिस्ट्री ऐड की गई है ना, तो जेई के पेपर में एक आध प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं कुछ सेट में, इसलिए मैं आपको भी करवा रही हूँ। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है कि अगर किसी मेटल के क्लोराइड को तुम हीट कर रहे हो K2Cr2O7 के साथ और H2SO4 के साथ, तो जो वेपर्स रिलीज होंगे वो हमेशा क्रोमिल क्लोराइड के होते हैं। दिस Cr2O2, दिस इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड। इसको हम लोग क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं इस रिएक्शन को। तो डाइक्रोमेट आयन को पहचानने का बड़ा आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि उसको KCl और H2SO4 के साथ हीट कर दो। अगर तुम्हें हीट करने से कुछ रेड रेड वेपर्स दिख रहे हैं, समझ जाओ कि डाइक्रोमेट आयन है उसमें, क्योंकि वो जो वेपर्स निकल रहे हैं दैट इज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। यू शुड नो अबाउट इट। अब आगे आते हैं। वी विल टॉक अबाउट पोटेशियम। देख लूं रिकॉर्डिंग हो तो रही है ना, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्डिंग करते करते बीच में यही बंद हो जाता है रिकॉर्डर। ओके, एनीवेज, पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ये किस ओर से निकाला जाता है? पायरोलोसाइट ओर, यानी Mn2O3। K2Cr2O7 किससे निकालते थे? क्रोमाइट ओर, दैट इज FeCr2O4। और ये किससे निकालते हैं? MnO2 से। ओके, इसमें भी कुछ नहीं करते हैं, MnO2 को KOH के साथ हीट करते हैं। इससे क्या होता है कि मैंगनेट आयन बनता है, K2MnO4 यानी मैंगनेट आयन बनेगा। फिर इसको क्या करते हैं, इसको मैंगनेट को पर मैंगनेट में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे मैंगनेट को पर मैंगनेट में? दो तरीके होते हैं आपके पास। इलेक्ट्रोकेमिकल तरीका, मतलब इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोड्स का यूज करके क्या करो कि ये जो Mn वाला आयन है ना, इसको क्या करो, इसको एनोड पे ले जाओ। एनोड पे ले जाओगे तो क्या होगा, ध्यान से देख लो। मैम हमें क्या पता क्या होगा, चलो मैम तुम्हें डिराइव करा देती हैं क्या होगा। यहाँ पे मैंगनीज का अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे लाइक दिस कि MnO, यहाँ पर अगर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्या आएगा? +6। और यहाँ पे क्या आएगा? +7। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा? दिस इज शोइंग यू रिडक्शन। हाइड्रोजन गैस बन रही है ड्यू टू H+ को हम किस में रिड्यूस कर रहे हैं? हाइड्रोजन में। तो दिस इज रिडक्शन। तो एनोड पे ले जाके आप उसका ऑक्सीडेशन करा के क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं पर मैंगनेट आयन, यानी KMnO4। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? दिस मैंगनेट आयन इज ग्रीन इन कलर, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन बॉक्स में रखा है। एंड पर मैंगनेट आयन इज पर्पल इन कलर। ये इतना पर्पल होता है कि ऑलमोस्ट ब्लैक लगता है ये, राइट। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज हम सबको पता होनी चाहिए फिर से, क्या? दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी बड़े आसानी से चाहता है किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। अब आप बोलेंगे मैम ये तब से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रही हैं, हम कैसे मान लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? मैं कहूंगी बिल्कुल मत मानो बेटा। यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। नॉर्मल मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर आप मैंगनीज की बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैंने आगे आपको बताया था 4s2 3d5। मैंगनीज +7 मतलब समझ रहे हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लौटा चुका है ये। 4s0 3d0 हो चुका है। अब ये चाहेगा ना कि भाई इतना गरीब हो चुका हूं, कोई तो इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई तो दे दो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खुद से चाहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देगा ना, क्योंकि दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके साथों के साथों इलेक्ट्रॉन छीने जा चुके हैं। सेम गोज फॉर योर K2Cr2O7। यहाँ पे भी देखो क्रोमियम, अगर आप नॉर्मल क्रोमियम की बात करें, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, नॉर्मल क्रोमियम आयन की बात करो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज 4s1 3d5, राइट। बेचारे के छह छीन लिए। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से,
यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो भाई ये तो चाहेगा ना कि कोई तो दे दो इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। सेम कंसेप्ट गोज फॉर दिस एज वेल। तो ये हो गया आपका सब कुछ। अब आते हैं नीचे। क्या नीचे आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर एसिडिक मीडियम में, मैं आपको रिएक्शन याद करने का तरीका भी बता रही हूँ, एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में अगर आपने मैंगनीट आयन डाला तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। मतलब अगर आप मैंगनीट आयन को एसिडिक मीडियम में ले जाएंगी तो एक तो पर मैंगनीट बनेगा और एक एक ऑक्साइड बन जाएगा। ये डिस्प्रपोर्शनेट क्यों है? क्योंकि एक यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो आगे जाके ये जो पर मैंगनीट बन रहा है इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 और ये जो ऑक्साइड बन रहा है इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। तो अगर आप इस स्टेप को देखें तो इट इज ऑक्सीडेशन एंड इसी कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है इस मैंगनीज आयन का। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डार्क पर्पल कलर होता है, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जब आप एसिडिक मीडियम में इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो यू विल गेट मैंगनीज +2 का आयन। ट्रिक ट्रिक टू रिमेंबर इट, कि जब भी आप अगर इसको एसिडिक मीडियम में कुछ भी करेंगे, एसिडिक मीडियम में कुछ भी करेंगे तो यू विल हैव बेसिकली +2 आयंस, राइट। और अगर आप इसको और पीछे ले जाएं, अगर आप इसको न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में करेंगे तो यहाँ पे जो परमैंगनेट आयन है ये आपको MnO2 देगा। तो क्या याद रखना है हमें ये रखना है कि अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में ऑक्साइड बनता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है यहाँ पे, और अगर आप बेसिक मीडियम में करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फॉर्म Mn+2 एंड एसिडिक मीडियम में करने की कोशिश करेंगे तो Mn+2 बनेगा। दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, इतनी चीजें हो गई। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि व्हाट इज इट नॉट। अब आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी F ब्लॉक की बात करते हैं। आई नो थोड़ी सी थकान हो रही होगी कि मैम बस करो, कितना पढ़ाओगी, एक ही बार में बच्चे की जान लूंगी क्या। मैं कहूंगी बेटा पढ़ ले बेटा, मौका है, अभी पढ़ ले आराम से। आगे एकदम चिल काटना, जब बाकी लोग 20-20 घंटे का लेक्चर देखने के बाद परेशान होंगे ना कि क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तुम कहोगे कि अरे हट, मैंने तो 1 घंटे 30 मिनट में पूरा क्वेश्चन निकाल के रख दिया सबके सामने। यू विल फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ। ओके, चलो आगे आते हैं। लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट, फिर से वही। इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया आप डी के अंदर एक एफ ब्लॉक भी आ गया है, एफ वाले इलेक्ट्रॉन सब भरे जा रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में भी अंदर के साइड होते हैं ये। अब लैंथेनॉइड्स आते हैं इसमें, एक्टिनॉइड्स आते हैं इसमें। लैंथेनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अटोमिक नंबर 58 to 71 में लैंथेनॉइड्स होते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, सीरियम टू ल्यूटेटियम तक। ठीक है, यानी लैंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं लैंथेनॉइड्स। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 57। एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? एक्टिनॉइड्स होते हैं तुम्हारे एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103, राइट, 90 to 103। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? थोरियम से लॉरेंशियम तक। लेकिन एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89, राइट। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड चीजें हुई कि हाँ ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है। अब हमने आपको बताया था कि अगर आप कभी डी भर रहे हो तो जो भी ऑर्बिटल भर रहे हो, अगर फोर्थ भर रहे हो तो डी कौन सा भरोगे? 3 वाला, राइट। एफ कहां से स्टार्ट होता है? जैसे मैंने आपको बताया डी स्टार्ट होता है 3 से, एफ स्टार्ट होता है हमेशा 4f, उससे पहले स्टार्ट ही नहीं होता। ठीक, क्यों ऐसा? ध्यान देना। फर्स्ट ऑर्बिट की अगर आप बात करें तो इसमें एल की एक ही वैल्यू आती है 0, जिससे कि एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है एस। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो एल की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? n-1 करोगे तो क्या क्या वैल्यू होगी? 0 and 1। तो इसमें 2 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं, s and p। थर्ड ऑर्बिटल की बात करेंगे तो n-1 निकालेंगे तो इसमें 3 वैल्यूज की आ जाती है, 0 1 and 2। इससे कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? s p d। ठीक, अब फोर्थ ऑर्बिट की अब बात करेंगे तो कहीं जाके एल की वैल्यू क्या आएगी? n-1 करोगे तो 3 2 1 0, तब जाके कहीं s p d f। तो पहली बार f ऑर्बिटल बनता है तुम्हारे फोर्थ पीरियड में। दिस इज क्लियर फ्रॉम यू, राइट। और ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, अगर आपको किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा तो। ओके, अब इसके आगे बात करते हैं। तो मतलब जिस ऑर्बिट में तुम चलोगे डी वाला उससे एक पहले का होगा और एफ वाला उसके 2 पहले का होगा। मतलब अगर आप 6th ऑर्बिट भर रहे हो तो कौन सा डी भरोगे? 5d। और एफ कौन सा भर रहे होगे? 4f। एफ में चूंकि 7 खंडे होते हैं तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, 1 से लेके 14 तक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स स्टार्ट होते हैं तुम्हारे 58 to 71 एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी क्लियर कि हाँ ठीक है 58 to 71 स्टार्ट हो रहे हैं, राइट।
Atomic radii, a very very important point. Atomic radii in lanthanoids वैसे तो इंक्रीज होना चाहिए था atomic radii, but it decreases. ये decreases क्यों होता है steadily? ये ये बढ़ना चाहिए था, right? क्यों बढ़ना चाहिए था? From Lorentz, this one, लैंथेनियम टू ल्यूटेटियम, ये बढ़ना चाहिए था, बट घट क्यों रहा है? घट इसलिए रहा है क्योंकि हमने अभी पढ़ा दैट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज होती है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट, पर्दे वाला इफेक्ट बड़ा खराब होता है, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर वाले ऑर्बिट से बढ़ जाता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो, राइट? तो ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आते हैं, बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। जनरली अगर आप एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो जनरली जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक की तरह, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ज्यादातर में आपको ये देखने को मिलेगा, राइट? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट दैट यू शुड नो। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आप कह रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबल क्या क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है जब या तो आप लैंथेनॉइड इसमें F में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तब ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, या तो F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब ये ज्यादा स्टेबल है, राइट? तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड F ऑर्बिटल मिल जाए तो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसी की हो नहीं सकती। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ऑल राइट, ठीक है मैम, ये भी कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, क्यों नहीं बना सकते? जरा ध्यान देना, क्यों नहीं बना सकते? ये मैंने आपको बताया था कलर्ड आयन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइक दिस, कि मान लो ये एक है और इसके अंदर ये एक है, राइट? अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा न्यूक्लियस बना देती हूँ, लाइक दिस, दिस इज द न्यूक्लियस जो मैं ब्लैक ब्लैक पेंट कर रही हूँ। तो अगर ये f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और ये बाहर वाला ऑर्बिट है, इसके इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बड़ी कम लग रही है, तो ये इसमें जंप कर जाएगा, और जब ये वापस आएगा तो फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो एच सी लैम्डा के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, इसकी वजह से आपको क्या दिखता है? इसकी वजह से आपको कलर दिखता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कलरफुल। तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये भी जो है कलर्ड इसलिए है बिकॉज दे कैन शो एफ एफ ट्रांजिशन, मतलब एक ऑर्बिटल से एक्साइट होकर दूसरे में जा सकते हैं और जब इनको मौका मिले वापस आ सकते हैं। तो जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ पे इनको एनर्जी चाहिए, यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज करेंगे, जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो ये हमको दिखेगा वेवलेंथ के फॉर्म में, जिस वजह से कलर आता है। अ वेरी सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दे आर सो, राइट? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में फिर से वही होगा, क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+2, जहां पे n इज योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तुम्हारा मैग्नेटिक होगा, जिसमें नहीं होंगे वो डायामैग्नेटिक होगा, एकदम सेम जैसे कि डी ब्लॉक का था। ऑल राइट, सो दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे होते हैं, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ये सामने वाले को क्या कर सकते हैं? तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। अगर इनको जरूरत पड़े कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्टेबल स्टेट बनाना है तो ये बड़े आसानी से दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे दूसरे को थमा देंगे, दूसरे को थमा देंगे तो दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। सो दे कैन lose electrons, that's why they can be a very good reducing agent. So we can write like this, they can lose electrons, that's why they are reducing agent. Complex formation की टेंडेंसी क्यों है इनके अंदर? ये क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? सेम वही रीजन है जो पहले वाला था। इसलिए बिकॉज इनके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये भी क्या करते हैं? स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चला जाए। जैसे कि मान लो ये आपका है, इस तरीके से आपका ये ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इसमें एक आध इलेक्ट्रॉन पड़ा है और आखिरी के ये वाले ऑर्बिटल जो है, आखिरी के ये वाले ऑर्बिटल जो है ये वेकेंट पड़े हुए हैं, तो अगर ये वेकेंट पड़े हैं तो कोई भी इसमें अपना लाइगेंड जो है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लाइगेंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो ये क्या कर सकता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकता है, राइट? अच्छा,
अब हमने बात कर ली इतने के बारे में। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, क्या होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? एक बार फिर से देखो, रिवाइज करा देते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा एक नहीं तो दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बार बार कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लीजिए। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर एफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। जनरली न्यूक्लियस बाहर वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बीच में क्या होता है, बीच में बड़ा बड़ा यू कैन से शील्डिंग होती है। लेकिन ये जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी शील्डिंग बड़ी पुअर है। शील्डिंग का मतलब ये अट्रैक्शन को रोक ही नहीं पा रहे। जनरली इनको अट्रैक्शन यहाँ पे रोक देना चाहिए था। क्यों रोक देना चाहिए था? क्योंकि बाहर ना जा पाए, ये वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहे। लेकिन इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है इसकी वजह से? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो भाई साइज में क्या आता है? हमें कंट्रैक्शन देखने को मिलता है। साइज हमें कॉन्ट्रैक्टेड देखने को मिलती है या डिक्रीज देखने को मिलती है, एंड दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि साइज ऑलमोस्ट सेम होने लगता है। ठीक है, जैसे जेरोनियम एंड हॉफनियम, दोनों का साइज जो हो जाता है सेम हो जाता है, जबकि इनके साइज में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन साइज सेम हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होने लगती हैं। तो इनको अलग करना, सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर प्रॉपर्टीज और साइज सेम होने लगेगा तो। दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ योर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब लैंथेनॉइड्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम एक मेटल बनाते हैं, इट इज नोन एज मिश्क मेटल। ये बड़ा पूछा जाता है, मिश्क मेटल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। क्या है ये मिश्क मेटल? दिस इज बेसिकली अलॉय ऑफ लैंथेनॉइड मेटल्स। ये लैंथेनॉइड्स का एक अलॉय है, लैंथेनॉइड्स मेटल का एक अलॉय है विच इज नोन एज मिश्क मेटल, राइट? दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। विद आयरन, लैंथेनॉइड का आयरन के साथ एक अलॉय है जिसका नाम है मिश्क मेटल, जिससे आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स और फ्लिंट्स वगैरह बनाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर लैंथेनॉइड्स। अब इसके आगे आते हैं, एक्टिनोइड्स की बात करते हैं। एक्टिनोइड्स की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे भी एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीजेस? ड्यू टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैंने आपको पीछे लैंथेनॉइड बताया था, सेम उसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन अगर अगर 9703 यानी 5f इलेक्ट्रॉन्स में देखने को मिल जाए तो दैट इज नोन एज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का भी रीजन क्या होता है? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का भी बेटा रीजन होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। 5f इलेक्ट्रॉन फिर से अट्रैक्शन रोक नहीं पाते हैं, इस वजह से बाहर वाले की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है न्यूक्लियस का, एंड दैट्स व्हाई दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो। ओके, अब बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप बात करें तो एक्टिनोइड्स भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, लेकिन लैंथेनोइड्स जैसे लैंथेनोइड्स का +3 कॉमन होता है, इनमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, +3 भी देखने को मिलेगा, +4 भी देखने को मिलेगा, +5 +6, मतलब ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, राइट? सो दे शो हाइयर वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो हाइयर वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों ऐसा हायर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? क्यों? अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि ये जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है और अंदर वाला एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके एनर्जी में बहुत गैप नहीं होता। तो जब इनका ये वाली एनर्जी गैप, ये बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होती है, स्मॉल एनर्जी गैप। स्मॉल एनर्जी गैप की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, जब इधर इधर कूद जाता है और इधर वाला बाहर कूद जाता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल सकते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट? ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है कि 1 2 3 4 जितने चाहे इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर निकलते जा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, राइट? सो ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप ऑफ 5f electrons, they show a wide range of oxidation number. ओके, तो ये भी हो गया हमारे पास। फिर आते हैं कलर्ड आयंस। कलर्ड आयन इनमें भी किसकी वजह से बनते हैं? एफ एफ ट्रांजिशन। सब कुछ हम लोग पीछे समझ चुके हैं। एफ एफ ट्रांजिशन का मतलब है कि एक एफ से दूसरे एफ तक एक्साइटेड होके जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जब वापस आएगा, दैट इज बेसिकली योर एफ एफ ट्रांजिशन, राइट? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं, एक एटम से बाहर कूदे और फिर वापस आए, जैसे ये एक एफ ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, ये एफ है, ये दूसरा है, इनके बीच में अगर ये इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर फिर वापस
बैक ऑफ करेगा तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज सीन इन दी फॉर्मेट ऑफ अ वेवलेंथ और अ कलर्ड कंपाउंड, ये आपको कलर की तरह दिखती है। ऑल राइट, इसके आगे आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर से वही फॉर्मूला, डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन प्लस टू, यहाँ पे एन इज योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होगी उतना ज्यादा इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, दैट यू शुड नो। ओके, this is all about it। reducing agent, they are also very strong reducing agent। strong reducing agent ये क्यों होंगे? क्योंकि ये दूसरे को चाहेंगे कि तुरंत मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, मेरे को, मेरे अंदर बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल राइट, अब यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ एक्टिनोइड्स? अगर आप यूजेस की बात करेंगे, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर आप बात करते हैं आयनिक रेडियस में, तो कॉन्ट्रैक्शन में फिर से वही होता है कि साइज इनका सेम हो जाएगा। साइज सेम होने की वजह से क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज भी अगर सेम हो गई तो क्या होगा, क्या दिक्कत है हमें, तो डिफिकल्ट टू आइसोलेट, मतलब अब इनको अलग अलग करना, इनके ओर में से अलग हो, फ्रॉम ओर, मतलब जब भी आप इनको अलग करना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाएंगे बड़े आसानी से। अच्छा, what is the uses of your actinoids? actinoids के क्या क्या uses हैं, if we can see, लास्ट हम लोग टॉपिक पे चल रहे हैं। सबसे पहले ये जो थोरियम है ये एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होते हैं। अभी आप लोग को पता होगा इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, जिससे कि हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इंपॉर्टेंट होता है थोरियम। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो कि एक तो एटॉमिक रिएक्टर से एनर्जी वगैरह बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है और इस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा यूरेनियम एंड प्यूबियम जो है, यूरेनियम वगैरह जो है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह बनाने के लिए, तो दैट यू शुड नो। ओके, अब आगे आते हैं, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपके एग्जाम में वैसे पूछे तो नहीं जाएंगे, बट एक बार मैंने जेई के पेपर में ये क्वेश्चन देखा तो मैंने ये टॉपिक यहाँ पे शामिल कर दिया है। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। क्या सिमिलैरिटीज हैं? जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेम उसी पैटर्न पे क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट, यू शुड नो अबाउट इट। अब हमें कुछ डिफरेंसेस देखने हैं। क्या? लैंथेनॉइड जनरली +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसमें ज्यादातर बड़े वाले ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जैसे 4 5 6, मतलब 7 के बियॉन्ड। जनरली ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। प्रोमीथियम के अलावा ये जनरली रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, जबकि एक्टिनॉइड, सारे के सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार जेई में यही स्टेटमेंट निकाल के पूछ लिया। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइंस। व्हाट इज ऑक्सोकटाइंस? लैंथेनॉइड जैसे मान लो लैंथेनम है, तो ये ऑक्सोकटाइंस नहीं बना रहा है, मतलब OH के साथ कुछ कटायनिक फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि वाटर से रिएक्ट करके तुम इनके ऑक्सोकटाइंस नहीं बना रहे हो, दैट इज योर समथिंग कि लैंथेनॉइड्स नहीं बनाते, बट एक्टिनॉइड्स बनाते हैं। एक्टिनॉइड्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बहुत सारे ऑक्सोकटाइंस बनाते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अटैच्ड है और ये कटायन के फॉर्म में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सोकटाइंस। लैंथेनॉइड्स कम बेसिक होते हैं, एक्टिनॉइड्स ज्यादा बेसिक होते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी दोनों में बराबर होती है, बट एक्टिनॉइड्स में थोड़ी ज्यादा होती है। अब भाई इसके पास 7 कमरे हैं, 7 में से अगर 3 खाली हो गए तो ज्यादा बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके पास 5 ही कमरे हैं, इसमें से 2 खाली हो पाया, 1 खाली हो पाया, तो भाई जिसके पास कमरे ज्यादा है वहां पे ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा ना, ज्यादा जगह हो गई लाइगेंड्स को अटैक करने के लिए। That is the basic differences that you have between lanthanoids and actinoids. I hope this chapter is clear to you. और I can guarantee you कि इससे कम टाइम में इतने अच्छे से कंसेप्ट्स के साथ और PYQ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्रिक के साथ आपको किसी ने कहीं नोट्स या लेक्चर नहीं दिया होगा। इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा, बिकॉज मैंने सारे मॉड्यूल्स इसके लिए देखे, एनसीईआरटी देखी, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से मैं उसको ट्रिक फॉर्मेट में आपको दे सकती हूँ, सब कुछ देखने के बाद मैंने आपको ये फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया है। नोट्स ऑफ दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन द चैनल, टेलीग्राम चैनल डॉक्टर तान्या सिंह के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपनी इनऑर्गेनिक की सीरीज ऐसे ही स्टार्टेड रहेगी। नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी हम जनरली कल या परसों में अपलोड कर रहे होंगे। ऑलराइट, उसके भी नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उसमें पीवाईक्यू एनालिसिस बाकी है, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम दे पाए। एंड इसी तरीके से ऑर्गेनिक की ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो प्लीज पेस अप योर प्रिपरेशन एंड दे विल बी एक्सीलेंट टूल फॉर रिविजन। मैंने इसी से रिवाइज करके केमिस्ट्री में 135 मार्क्स स्कोर किए थे, तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज फॉलो द सेम। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।